ठीक। हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम लोग 2001 से 2014 तक के क्वेश्चंस करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी में आए हुए हैं। आज आपका घटना चक्र के बुक का पार्ट नंबर 2 है। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विनिमय सूत्र नहीं है। यानी डायमेंशन बतानी किन के समान नहीं है। बल एवं दाब, आवेग एवं संवेग, कार्य एवं ऊर्जा, भार एवं बल। तो यहाँ पे कार्य एवं ऊर्जा का सेम होती है डायमेंशन, भार और बल का भी सेम होगा, W बराबर mg और F बराबर ma। तो आपका इन दोनों की भी यूनिट सेम होगी। आता है आवेग और संवेग, आवेग और संवेग का भी एक सेम होगा। बल और दाब का सेम नहीं होगा। बल का क्या होता है फॉर्मूला, F बराबर ma, द्रव्यमान गुणे त्वरण, है ना। और दाब का आपका होता है बल बटे क्षेत्रफल, F बाई ए। जाहिर सी बात है कि ये दोनों सेम नहीं होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनकी दिशा अलग होगी, उनके परिणामी शून्य होगा, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो हम ये कह सकते हैं उनका परिणामी जो है शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, उनकी दिशाएं अलग हो सकती हैं, परिणामी शून्य हो सकता है, शून्य होगा, ये कह सकते हैं। उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट। दो वेक्टर जिनका मान असमान है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर का परिणामी यदि विपरीत दिशा में है तो शून्य हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है अदिश राशि, सदिश, बल, ऊर्जा, चाल, तापमान। तो ये आपका बल क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशियां कौन सी होती है, जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे वेग है, बल है, त्वरण है, इत्यादि और भी बहुत चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, संवेग, कोणीय वेग, वेग, द्रव्यमान। तो यहाँ पे द्रव्यमान आपका सदिश राशि नहीं है। द्रव्यमान कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता, शून्य, ऋणात्मक, इकाई, धनात्मक। तो ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। किसी सदिश का परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि सदिश राशि की दिशा ऋणात्मक हो सकती लेकिन परिमाण ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अदिश राशि कौन है, ऊर्जा, संवेग, बल, आघूर्ण, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे अदिश राशि ऊर्जा है। ठीक है, संवेग की भी दिशा होती है, बल, आघूर्ण की भी दिशा होती है। नेक्स्ट, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता, दिशा नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, है ना, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है अदिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है, गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी का अपवर्तन से, पृष्ठ तनाव से, सूर्य के प्रभाव से। तो पृथ्वी वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण से पकड़े रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कार के स्टीयरिंग में शामिल है एक एकल बल, दो बल जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं, ऑप्शन सी, दो बल जो अलग अलग रेखाओं पर तथा विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है बल का एक युग्म जो विपरीत दिशा में होता है लेकिन एक ही रेखा पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है
तो इसका चंद्रमा पर भार होगा। कल मैंने बताया था चंद्रमा पर जो भार होता है वो कितना होता है, 1/6 पृथ्वी के भार का। 1/6 पृथ्वी का भार कितना है, 600 न्यूटन। तो यहाँ चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन का वो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है वायु में, हाइड्रोजन में, निर्वात में, जल में। तो कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक है, तो न्यूटन आपका किसका होता है, बल का, और किलोग्राम होता है द्रव्यमान का। तो अब बताइए न्यूटन पर द्रव्यमान, बल का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, द्रव्यमान यानी m, mm कैंसिल, तो किसका है, त्वरण का। तो न्यूटन पर किलोग्राम किसका है मात्रक, त्वरण का, आप निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, यदि पृथ्वी पर 1% पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। आइए इसको करते हैं। आपको पता है F बराबर क्या होता है, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, और F बराबर mg, दोनों F है तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर देंगे तो mg इज इक्वल टू जी कैपिटल M m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, क्या बचा, g इज इक्वल टू जी m अपॉन आर स्क्वायर। ये कल मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि इस कैपिटल जी और स्मॉल जी में अगर रिलेशन पूछता है तो जी m अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसने बोला त्रिज्या को क्या कर रहे हैं, 1% घटा रहे हैं, तो अगर त्रिज्या को 1% घटाएंगे तो जी पर क्या मान पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जाहिर सी बात है घटेगा, सॉरी बढ़ेगा। ये घट रहा है ना, इसको घटाएंगे जितना उतनी वैल्यू जी की बड़ी आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट। डिवाइड में नीचे जितना छोटा होगा ऊपर उतनी ही वैल्यू बड़ी आएगी। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं अगर 1% घटा देंगे तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बढ़ेगा उसकी यूनिट। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। किसी वस्तु का भार यानी W बराबर mg, कितना दिया है 29.4, 29.4 इज इक्वल टू mg का मान आप रख लीजिए, कितना हो जाएगा 9.8 ही रखिए क्योंकि पॉइंट में वैल्यू दी हुई है हमारी। ठीक, यहाँ से m निकाल लीजिए, 29.4 अपॉन 98, 9.8, पॉइंट से पॉइंट घटा, 294 अपॉन 98, इसको आप काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू 3 किलोग्राम। कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 3 किलोग्राम। नेक्स्ट, एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, बल का मान। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma, m कितना है 0.5, a कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 50, एक के बाद पॉइंट लगा तो एक के बाद पॉइंट, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक गेंद ऊंचाई h पर विराम की स्थिति से फर्श पर गिरती है तो ऊंचाई h/4 तक वापस उछलती है। गेंद तथा फर्श के बीच प्रत्यावस्थान गुणांक है, यह आपको बताना है कि कितना है प्रत्यास्थान गुणांक, 3/4, 1/2, 1/√2 या 1/4। देखिए प्रत्यावस्थान गुणांक टकराने के पश्चात वेग और टकराने के पूर्व वेग का अनुपात होता है, यानी
प्रारंभिक वेग बटे अंतिम वेग, टकराने के पहले का जो वेग था वो और टकराने के पश्चात का वेग जो है उनके अनुपात को ही क्या बोलते हैं, प्रत्यावस्थान गुणांक बोलते हैं। तो सबसे पहले v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा क्योंकि पहले वो विराम में थी, विराम की स्थिति से उछली है, तो u आपका 0 होगा 2gh। तो यहाँ से v स्क्वायर, यहाँ से आपका v निकल आएगा √2gh। ठीक, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर टकराने के बाद फर्श पर गिरती है तो ऊंचाई h/4 तक वापस उछलती है। फिर दोबारा इसी इक्वेशन को लगाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब क्या हो जाएगा, v हमारी 0 हो जाएगी, प्रारंभिक वेग हमारा कुछ हो गया होगा, मान लेते वो u स्क्वायर था, ठीक है, प्लस 2gh कितना हो गया, h/4, यानी h का h/4, ठीक है। तो u स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा। और एक और बात, वापस उछलती माइनस साइन लगेगा, ठीक है, बढ़ी हो जा रही है, तो यहाँ से v u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh/4, रूट लग जाएगा, तो आपका u जो है कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, gh/2, ठीक, ये आपका आ जाएगा 2 1 2 2 2 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, gh/√gh/2, इक्वेशन 2 ये आ गई। और आपको पता है प्रत्यावस्थान गुणांक क्या होता है, ए इज इक्वल टू यू बाई वी, प्रारंभिक वेग बटे अंतिम वेग का रेशियो। तो आपका u कितना आया है, √gh/2, v कितना आया आपका, √2gh। अब इसको आपको सॉल्व करना है, gh/2 इंटू ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2gh, रूट के अंदर ही है, ठीक है, gh से gh कैंसिल, 1/4, 1/4 रूट से बाहर आएगा तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये नया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, प्रत्यावस्थान गुणांक, टकराने के पश्चात वेग और टकराने के पूर्व वेग का अनुपात। आ गया समझ में, एक बार दोबारा देख लीजिएगा इसको, ठीक है। माइनस क्यों लगाया था, क्योंकि ये वापस उछल के जा रही है, यानी ऊपर नीचे आई फिर ऊपर गई है, ठीक है, इसलिए माइनस लग गया है। और h/4 ऊंचाई पर वेग कितना हो चुका होगा, 0 हो चुका, तभी तो वो नीचे आई है, ठीक है, इसलिए हमने v जो है 0 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18, एक एलिवेटर जिसका वजन 600 किलोग्राम है 4.9 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से एक केबल द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है, केबल का तनाव लगभग होगा, ये आपको बताना है। तो तनाव क्वेश्चन नंबर 18 था आपका, वजन कितना दिया था, 600 किलोग्राम, m कितना था 600 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन दिया था 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपसे तनाव पूछा था, टेंशन पूछी थी, ठीक है। अब एलिवेटर जो है, एलिवेटर पर दो भार काम करेंगे, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर, ठीक है। तो केबल पर तनाव ऊपर की ओर लगेगा और नीचे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा जो W के बराबर होगा, यानी mg के बराबर होगा, दो फोर्स लगेंगे, ठीक, यानी कि T माइनस mg इज इक्वल टू ma के इक्वल होगा, ठीक है। तो T इज इक्वल टू ma प्लस mg, ma प्लस g, m कितना है 600, a हमारा कितना दिया है 4.9 और g कितना है 9.8, इसको आप ऐड करेंगे तो 8 9 17 पॉइंट 9 10 13 14 14.7
इंटू 600, मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग करके 9000 न्यूटन, लगभग ये आएगा 9000 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, 9000 न्यूटन। बैक करके वीडियो को क्वेश्चन देख लीजिएगा, वो मैंने रब किया इसलिए वो चला गया, ठीक है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन उसका बता दिया, ठीक। लगभग में 9000 न्यूटन आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। यही ऑप्शन नंबर सी इज राइट। वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, ठीक है, पृथ्वी की अपेक्षा, इसलिए वहां पे धीरे से ही उछलोगे लेकिन काफी दूर तक आप चले जाओगे, छलांग लगा सकते हो, ठीक है। कितना है पृथ्वी के जी का मान? 1/6 है, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान और भार कम हो जाता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम, यही ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर आपसे पूछें, जो आपने मतलब बताया आप 60 किलो के हो, तो ये 60 किलो आपका पृथ्वी पर है, इसमें W बराबर mg, इसमें g भी ऐड है, ठीक है। तो आपका द्रव्यमान यानी m आपका कभी नहीं बदलता, चाहे आप पृथ्वी पे चले जाइए, चाहे आप चंद्रमा पे जाइए, चाहे जहां जाइए, ठीक है। आपका द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है, बदलता क्या है? आपका भार बदलता है, ठीक है। तो द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है, भार आपका कम हो जाता है 1/6, ठीक है। बाकी ऑप्शन इसमें से कोई भी नहीं सही है। नेक्स्ट, 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम के दो पिंड क्रमशः ए और बी 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं। ऑप्शन है धरातल पर बी से पहले पहुंचेगा ए, ये 2 किलोग्राम का है, ये 4 किलोग्राम का, दोनों की ऊंचाई सेम है। धरातल पर ए से पहले पहुंचेगा बी, ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? दिख रहा आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, ठीक है। इसका रीजन यही है कि सभी वस्तुओं के लिए जो जी का मान है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, वो समान लगता है, तो उस पर उतना ही फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इसलिए वो उतनी फोर्स से नीचे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। तो इसके लिए पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। h ऊंचाई पर g का मान कम हो जाता है, ये तो सबको पता है, ठीक। यदि h ऊंचाई पर g का मान हमने कितना माना, g डैश, तो g डैश इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, h बराबर RE/2, ये आपके क्वेश्चन ने कहा था पृथ्वी की जो त्रिज्या की आधी के बराबर है क्या, ऊंचाई, ठीक है। g डैश इज इक्वल टू g अपॉन h को हम क्या लिख सकते हैं, RE/2, तो h की जगह मैंने RE/2 लग दिया, RE कैंसिल हो गया, एलसीएम लिया 3/2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर जाएगा तो 4/9g आ जाएगा आपका। h ऊंचाई पर भार W डैश इज इक्वल टू 4/9 mg, यानी 4/9 W, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। g डैश इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकेंड समय लगता है, उसी वस्तु को 120 मीटर पर सेकेंड 120 मीटर से गिराने से कितना समय लगेगा, मीटर में है, ठीक है। तो टाइम पूछा है आपसे, तो h इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हाफ GT
स्क्वायर से वस्तु को विराम अवस्था से गिराया जा रहा है। तो h कितना है 30 मीटर, 1/2। g का मान आपको दिया नहीं है यहाँ पे, तो g का मान आप 10 रखिए और t स्क्वायर, ठीक। 2 5 जा 10, 5 6 जा 13। तो यहाँ से टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, तो ये जी का मान नहीं रखते पहले ऐसे। एच आपका कितना है 30, 1/2 जी टी स्क्वायर, ये उधर जाएगा 60/g इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी कितना आ गया आपका 60/g रूट में, ठीक है। फिर इसने कहा 120 मीटर, तब कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 120 हो जाएगा, यानी 120 बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर। इसको कैपिटल टी कर रहे हैं, इसको स्मॉल टी, ठीक है। तो 12×24, 2400/g, ये आपका कैपिटल टी आ जाएगा रूट में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर आपसे पूछ रहा है गिराने पर कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है, ठीक। तो इन दोनों का रेशियो निकालिए आप। इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये है, दोनों का रेशियो आप निकालेंगे। कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल टू 240/g इंटू ये रूट जी बाय 60। तो रूट 240/g इंटू जी बाय 60, रूट में 0 से 0, 6 4 24, जी से जी कैंसिल। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू आएगा आपका 2 4 6 24, हाँ 2t, ये आपका आएगा। कैपिटल टी इज इक्वल टू 2t। तो 2t इज राइट। कितना टाइम लगेगा 2t सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक। 2t। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक कण को ऊपर की ओर 39.2 मीटर पर सेकेंड की गति से फेंका जाता है, ऊपर दिशा में जाने वाले उसके समय की गणना कीजिए। फॉर्मूला होता है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यहाँ से आपको u निकालेंगे तो v माइनस जी टी। v आपको कितना दिया है 39.2 और इनिशियल वेग आपका कितना होगा 0 होगा, माइनस g आपका 9.8, t आपको निकालना है। तो 39.2 इज इक्वल टू 9.8 t, t इज इक्वल टू 39.2 अपॉन 9.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 98 4 जा 392, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, 4 सेकेंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है। एक पिंड को, ये आपकी एक मीनार है, उसको एक पिंड को नीचे शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। वेलोसिटी कितनी इन्होंने बोली, शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। 4 सेकेंड के बाद वह धरातल पे आया है। धरातल पे कितने सेकंड के बाद आया 4 सेकेंड के बाद। तो मीनार की ऊंचाई बतानी, आपको मीनार की ऊंचाई बतानी है कि कितनी होगी, ठीक। हमने माना मीनार की ऊंचाई कितनी है h। जब ऊपर से नीचे आया होगा तो u आपका कितना हुआ होगा 0, टाइम कितना लगा 4 सेकेंड, ठीक है। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, नीचे आ रहा है। h तो आपको निकालनी है, u कितना 0, तो ये भी पूरा 0, हाफ g आप 10 ले लीजिए और t आपका कितना है 4 सेकेंड यानी 4 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू 2 5 जा 10 यानी 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, 80 मीटर आपका क्या आ गया h आ गया, ठीक। लगभग मिलेंगे क्योंकि
यहाँ पे हम 10 ले रहे हैं ना, 9.8 नहीं ले रहे हैं वैल्यू, फिर उसी हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। आपका एच कितना आ गया, 80 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 80 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। जड़त्वागुण, विश्राम जड़त्व, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, गति का तीसरा नियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट, विश्राम जड़त्व। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण विश्राम जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, क्योंकि एकाएक चलने के कारण अश्वारोही के शरीर के ऊपर का भाग जो स्वतंत्र होता है पीछे गिर सकता है, क्योंकि अश्वारोही के शरीर का ऊर्ध्व भाग विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहना चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, गेंद की गति की दिशा में होगा। जैसे जैसे गेंद नीचे आता जाएगा त्वरण में वृद्धि होती है, उच्चतम बिंदु पर शून्य होता है। तो गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो इसमें जी का मान पूछ रहा है। तो गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा जी का मान। गेंद ऊपर गति कर रहा है तो जी आपका नीचे होगा। ठीक है। नेक्स्ट, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है। मतलब कोई साइकिल जो है सवार यानी साइकिल चला रहा है और ये आपकी रोड है मोड़, ठीक है, साइकिल चलाता हुआ वो आ रहा है, तो इस मोड़ पे मुड़ेगा तो वो घूमता है, तो वह बाहर की ओर घूमता है, आगे की ओर घूमता है, भीतर की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता। तो आप बताइए किधर की ओर झुकते हैं, जिधर की ओर घूम रहे होते हैं उस साइड को ही झुकते हैं, तो भीतर की ओर झुकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और क्यों झुकते हैं, सेंट्रीपिटा फोर्स के कारण। ठीक है। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को धकेला हुआ महसूस करता है। कारण बताइए। अब कोई साइकिल चला रहा है तो वो जब मुड़ता है तो अंदर की तरफ झुकता है, लेकिन जो कार चला रहा है वो जब मुड़ता है तो बाहर की तरफ जाता है। ऐसा क्यों? कार साइकिल से भारी होती है, कार के 4 पहिए होते हैं, साइकिल के 2। साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, दोनों की चाल में अंतर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। जब साइकिल सवार किसी मोड़ पर चलता है तो वह आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो उसे साइकिल के पहिए और सड़क के घर्षण बल से प्राप्त होता है को प्राप्त करने के लिए अपने मोड़ को वक्रीय मार्ग के केंद्र की ओर झुका लेता है। जबकि कार चालक किसी मोड़ पर अपनी कार मोड़ता है तो जड़त्व के नियम अनुसार उसके शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में रहता है मुड़ जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा सीधे रहना चाहता है, इसी कारण वह बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। ठीक है। वॉशिंग मशीन की क्रिया प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो अपकेंद्र बल, अभिकेंद्रीय बल अंदर की तरफ लगता है, वृत्तीगत हो रही तो अपकेंद्रीय बल अंदर की तरफ और अपकेंद्र बल बाहर की तरफ। मक्खन से मलाई निकालने की क्रिया भी अपकेंद्र बल के कारण होती है। नेक्स्ट, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान गति होती है, समान त्वरण होता है, समान वेग होता है, समान बल होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। ठीक है, क्योंकि वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन और जी सब पर बराबर लगता है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? जब कोई क्रिकेट खेलता है, ठीक है, तो बॉल को वो हमेशा हाथ को पीछे करके कैच करता है। ऐसा क्यों? बल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित अवस्था में रह सकती है,
हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाता है। तो यही ऑप्शन सही है। ठीक, वो पीछे इसलिए करता है उसको समय ज्यादा मिल जाता है बल लगाने के लिए। ठीक है, अधिक बल लगाने के लिए समय अधिक मिल जाता है। एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग शून्य हो जाता है। संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने अधिक समय में रोकेगा, आवेग देने में उतना ही बल लगाना पड़ेगा। इसीलिए वह गेंद की उंगलियों के बीच आते ही अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि वह गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके। यदि वह हाथ आगे ले जाकर गेंद पकड़ेगा तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से उसे चोट भी लग सकती है या झिटक कर गिरने की संभावना भी होगी। ठीक है, समय बढ़ जाएगा तो बल का मान थोड़ा, फोर्स उसके हाथ पे जो चोट है वो कम लगेगी। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, उनके रेखीय वेग का परिणाम का अनुपात बताइए। तो गतिज ऊर्जा क्या है इनकी, बराबर है m1v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2v2 स्क्वायर। मास उन सबका दिया हुआ, हाफ से हाफ कैंसिल। पहले का 1 ग्राम v1 वेलोसिटी से, 4 ग्राम v2 वेलोसिटी से। तो v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1। v1 बाई v2 इज इक्वल टू √4/1 यानी 2/1। तो आपसे पूछा क्या था, उनके रेखीय परिणामों का अनुपात परिमाण का। तो 2:1, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 2:1। एक सीधी रेखा के साथ गतिमान कण के लिए विस्थापन x समय t पर निर्भर करता है, जबकि x इज इक्वल टू दिस इसका प्रारंभिक त्वरण और प्रारंभिक वेग का अनुपात निर्भर करेगा केवल अल्फा पर, केवल बीटा तथा गामा पर, केवल अल्फा तथा बीटा पर, केवल अल्फा तथा गामा पर। देखिए x बराबर आपको दिया है 80 अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा, और भी कुछ जो होगा होगा। अब आपसे पूछा है इसका प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक त्वरण। पहले तो इसका dx बाई dt किसके बराबर होता है, ये विस्थापन का समीकरण दिया है, जब t से डिवाइड कर देते तो हमें v मिलता है, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। dx इसका क्या हो जाएगा, dx बाई dt, यानी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अल्फा कांस्टेंट है 2 अल्फा t, एक मिनट, यहाँ 2 नहीं यहाँ 3 है, अल्फा टी क्यूब। ठीक, तो 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा, फॉर्मूला होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स। एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है x n की पावर -1, nx n -1। तो n आपका 3 था, 3 आगे आ गया और पावर में एक माइनस हो जाएगा, 2 बीटा t प्लस t का 1 हो जाएगा गामा। ये आपका क्या आया, dx बाई dt। तो वेलोसिटी आप देख रहे हैं किस पे निर्भर कर रही है, अल्फा पर और बीटा पर, गामा पर, तीनों पर। और अगर त्वरण a निकालेंगे तो dx स्क्वायर बाय d2x बाय dt स्क्वायर। त्वरण क्या हो जाएगा, फिर ये आगे आएगा 3 2 6 अल्फा t प्लस 2 बीटा, और ये इसका 0 हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा पर, फिर इसने क्या था,
प्रारंभिक त्वरण और इसका प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक त्वरण के लिए जो टाइम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, प्रारंभिक वेग के लिए आपका टाइम कितना होगा, 0 होगा। तो ये 0 बचेगा कितना, यहाँ गामा सिर्फ बचेगा, यहाँ पे ये 0, यहाँ बीटा बचेगा। तो वेलोसिटी आपकी गामा पे निर्भर करेगी और त्वरण आपका बीटा पर निर्भर करेगा, यानी गामा और बीटा। बीटा और गामा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी, बीटा और गामा पे। पहले प्रारंभिक त्वरण पूछा है इसलिए बीटा, फिर प्रारंभिक वेग पूछा है इसलिए गामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/4, 1/100, 1/81, इनमें से कोई नहीं। बताइए पृथ्वी की अपेक्षा कितना द्रव्यमान है। 1/81, ऑप्शन नंबर ए, बी इज राइट। नेक्स्ट, जब 2 ग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण F इज इक्वल टू ma, a इज इक्वल टू F/m। F कितना है 5, m कितना है 2, 2 2 4, 2 5 10, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये 25 है इसलिए ये गलत हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है, उसमें उत्पन्न त्वरण बताइए। यहाँ पे भी 20/4, 4 5 20, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 50 किलोग्राम वजन का एक लड़का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाती हुई लिफ्ट में खड़ा है। लड़के का आभासी भार है, तो नीचे जाएगा तो घटेगा या बढ़ेगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जब आप लिफ्ट में बैठेंगे और ऊपर जाएंगे तो भार घटा हुआ महसूस होगा, नीचे आएंगे तो भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। तो यहाँ पे m कितना दिया है 50, g कितना है 9.8 और a भी आपका 9.8 ही दिया है। ठीक है, तो mg माइनस r घटा हुआ महसूस होगा ना, रिएक्शन फोर्स से घट जाएगा mg। तो यहाँ से r इज इक्वल टू mg माइनस ma, mg माइनस a, ये कितना हो जाएगा 0, तो m भी कितना, पूरा रिएक्शन फोर्स कितना 0 न्यूटन आ जाएगा यहाँ पे। तो आभासी भार कितना होगा 0 न्यूटन होगा, उसे कोई भार महसूस नहीं होगा जब लड़का उतने ही वेग से आ रहा है। ठीक है, 9.8 ही वेग से आ रहा है, तब की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मीटर पर सेकेंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान बताइए। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh, यहाँ पे हाइट नहीं दी हुई है इसलिए ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। वेलोसिटी दी है इसलिए काइनेटिक एनर्जी वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे और मास निकालना है। ठीक, ऊर्जा आपको दी है 125 जूल, और पहली बात तो गतिशील एक कण है तो गतिज ऊर्जा का ही फॉर्मूला लगेगा। 1/2 m आपको निकालना है, वेलोसिटी 5 है यानी 25 का स्क्वायर, तो 25 से कम 25, 25 से कुछ 100, 25 25 125। ठीक है, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसकी घूर्णन ऊर्जा का उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा से अनुपात निम्नलिखित है।
क्वेश्चन नंबर 43 है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए गुणन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? गुणन ऊर्जा को हम आई से डिनोट करेंगे। गुणन ऊर्जा का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाफ गोले का लुढ़काया जा रहा है, उसकी गुणन ऊर्जा संपूर्ण ऊर्जा की कितनी होगी? अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे आई का मान कितना होगा। गोले को लुढ़काया जाएगा तब, तो इसका मान होता है 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, इंटू ओमेगा का मतलब v²/r। आपको पता होगा v² v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। ठीक है, तो v²/r² हो जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल, r कैंसिल, तो गुणन ऊर्जा किसके बराबर आ जाएगी आपकी? 1/5 mv² के। ठीक, ये इक्वेशन 1 हो गई। गुणन ऊर्जा ये हो गई आपकी। ठीक, I इज इक्वल टू 2/5 mr² होता है गोले के लिए। ठीक है, फिर है संपूर्ण ऊर्जा, निकालते हैं। संपूर्ण ऊर्जा यहाँ पे होगी आपकी गुणन ऊर्जा प्रति प्लस गतिज ऊर्जा, यानी गुणन प्लस गतिज। गुणन आपने निकाल ली 1/5 mv² और गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv²। ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपके, तो कितना हो जाएगा? 5 2 10 और 5 2 7 7/10 mv²। ठीक, इन दोनों का आपको रेशियो चाहिए। किसका चाहिए? पहले तो गुणन ऊर्जा का उसकी संपूर्ण ऊर्जा से अनुपात। तो गुणन ऊर्जा 1/5 mv² है और ये 7/10 mv²। mv² कट गया, 1/5 इंटू 10/7, 5 2 10, 2/7, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 2/7। ठीक है, ये यहाँ पे आपको याद लेकिन होना चाहिए। गोले को लुढ़काया जाएगा तो उस समय पे आई कितना होगा? 2/5 mr²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा, अधिकतम होगा। व्याख्या इसकी है, गली के दीवार के संपर्क वाले सतह का वेग नगण्य अर्थात लगभग 0 होता है। जैसे जैसे हम अक्ष की ओर बढ़ते जाते हैं कण का वेग बढ़ता जाता है और नली के केंद्र में स्थित कण का वेग अधिकतम होता है। इस घटना के लिए उत्तरदायी भौतिक गुण श्यानता का गुण है, श्यानता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, एक घूमते हुए शाफ्ट से धागे से बंधी हुई एक गेंद एक समान गति पर घूमती है। शाफ्ट को अचानक रोकने पर गेंद के डैश पूरे वेग के साथ धागा शाफ्ट के चारों ओर लिपटना आरंभ कर देता है। बढ़ते हुए, स्थिर, घटते हुए, शून्य या कोई नहीं। तो घटते हुए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है, तो वह कितना कार्य करता है? मकान की दूसरी मंजिल पर 7 मीटर की ऊंचाई से 300 न्यूटन का वो, पहली बार लड़के का भार कितना है? 300 न्यूटन। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है। 7 मीटर वो चढ़ा, फिर 7 मीटर नीचे आ गए, यानी यहाँ पे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। जहां से चले वहीं दोबारा पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। ठीक, ये ए है, ये बी है पॉइंट। हमने कहा एक कोई लड़का ए से बी गया, उसकी डिस्टेंस 4 किलोमीटर थी बीच की, फिर बी से ए आया तो भी 4 किलोमीटर होगी।
तो उस टाइम पे अगर हम आपसे डिस्टेंस पूछेंगे, डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप कहेंगे 8 किलोमीटर उसने चला। बंद हो गया होगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि उसी स्थान पर वो दोबारा आ गया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, आज हम लोग 47 ही क्वेश्चन करेंगे। इसके आगे हम आपसे कल बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।